नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ? बिजनेस की भाषा यानी अकाउंटिंग। सोचिए, हर बिजनेस एक कहानी कहता है, मुनाफे की, नुकसान की और लेन देन की। और ये कहानी लिखी कैसे जाती है, आज हम शायद उसी के व्याकरण को समझने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है बही खाता, मतलब बुक कीपिंग की नींव को समझना। और इसमें हम दो मुख्य किरदारों से मिलेंगे, जर्नल और लेजर। हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टोरी लिखी और पढ़ी जाती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही तार्किक सिद्धांत है, डबल एंट्री सिस्टम। चलिए, तो फिर इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये बही खाता या बुक कीपिंग है क्या? मेरा मतलब, ये सिर्फ नंबरों को किसी डायरी में लिख देना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स के अनुसार ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने की एक कला भी है और विज्ञान भी होते हैं। अच्छा। और ये हमेशा दो खातों को अफेक्ट करता है। अगर एक खाते में कुछ आता है तो दूसरे खाते से उतना ही जाता है। मतलब एक डेबिट होता है तो दूसरा उतनी ही राशि से क्रेडिट होता है। एग्जैक्टली। ये एक तराजू की तरह है जो हमेशा विदाउट फेल संतुलित रहता है। और ये सिस्टम असल में व्यापारियों को क्या जानने में मदद करता है? मतलब डे टू डे में इसका क्या फायदा है? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये चार बहुत जरूरी सवालों के जवाब देता है। अच्छा, जैसे कि? पहला तो ये कि आपकी संपत्ति मतलब एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज हैं कितनी, यानी मेरे पास क्या है और मुझे दूसरों को क्या देना है। बिल्कुल। दूसरा, आपने एक फिक्स्ड पीरियड में प्रॉफिट कमाया है या लॉस उठाया है। ये तो सबसे जरूरी है। तीसरा, क्या आप दिवालिया मतलब सॉल्वेंट हैं, क्या आप अपने कर्ज चुका सकते हैं। और आखिर में, बिजनेस में आपकी अपनी पूंजी मतलब कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो अगर हर लेन देन के दो पहलू हैं, तो इस जानकारी को मतलब पकड़ने का पहला पॉइंट क्या है? जैसे ही मैंने कोई पेमेंट की, वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी? उसे हम बिजनेस की डेली डायरी ही कहते हैं और उसका टेक्निकल नाम है जर्नल। जर्नल। हाँ, जर्नल लेन देन के लिए रिकॉर्ड की पहली किताब है, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। मतलब सब कुछ सबसे पहले यहीं आता है। हाँ, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकली जर्नल में दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ तारीख के हिसाब से जर्नल में है ही, तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही क्या है? मतलब आज के जमाने में तो Ctrl+F है। मुझे अगर अशोका नाम के सप्लायर का हिसाब देखना है तो मैं बस अशोका सर्च कर लूंगी। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और यहीं पर जर्नल की एक सीमा सामने आती है। वो क्या? जर्नल एक लॉगबुक की तरह है। वो आपको बताएगा कि 5 तारीख को अशोका से क्या हुआ, 12 को क्या हुआ। लेकिन अगर आप एक सिंगल क्लिक में जानना चाहें कि महीने के आखिर में अशोका का नेट बैलेंस क्या है, मतलब कितना देना बाकी है, हाँ, तो जर्नल आपको ये नहीं बता सकता। उसके लिए आपको हर एंट्री को ढूंढकर मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। ओह, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हमारा दूसरा किरदार आता है, लेजर। अच्छा, यानी जर्नल रॉ डेटा है और लेजर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने, एकदम सही। जर्नल में आप जंगल के सारे पेड़ देख सकते हैं, लेकिन लेजर आपको बताता है कि सागौन के पेड़ कहाँ हैं और आम के कहाँ। बिल्कुल। लेजर इसी बिखरी हुई जानकारी को व्यवस्थित करता है, इसीलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें हर एक व्यक्ति, हर संपत्ति, हर खर्चे के लिए एक अलग खाता या अकाउंट बनाया जाता है। अच्छा। और उस आइटम से जुड़े सारे ट्रांजैक्शंस, चाहे वो डेबिट हों या क्रेडिट, एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे सोर्स में प्रसाद का खाता का उदाहरण है। प्रसाद से संबंधित सारे लेन देन, सब कुछ एक ही पेज पर उसके खाते में मिल जाएगा। हाँ, और इससे फायदा ये होता है कि महीने के अंत में आपको पन्ने नहीं पलटने पड़ते। आप सीधे प्रसाद के खाते में जाकर एक नज़र में देख सकते हैं कि उससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। जर्नल एक रफ डायरी है और लेजर एक ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट। लेकिन ये जानकारी जर्नल से लेजर तक पहुंचती कैसे है? इस प्रोसेस को शायद पोस्टिंग कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं और ये बुक कीपिंग का दिल है। अच्छा, तो इसके नियम क्या हैं और ये डेबिट क्रेडिट का फैसला होता कैसे है? ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पोस्टिंग से पहले डेबिट क्रेडिट के पीछे के 3 सुनहरे नियम यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझना जरूरी है। गोल्डन रूल्स? हाँ, पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 3 नियमों पर चलती है। पहला, पर्सनल अकाउंट्स के लिए जैसे अशोका या माधव, ठीक है, नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट।
ठीक है। दूसरा, रियल अकाउंट्स के लिए यानी संपत्ति जैसे कैश, फर्नीचर। नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। सिंपल। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए मतलब खर्चे, नुकसान, आय और लाभ। नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अरे वाह, तो ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है। बिल्कुल। अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए पोस्टिंग की प्रक्रिया देखते हैं। बहुत सीधी है। बताइए। जर्नल में जो खाता डेबिट किया गया है उस एंट्री को लेजर में संबंधित खाते के डेबिट साइड पर ही पोस्ट किया जाएगा। डेबिट से डेबिट। और क्रेडिट की गई एंट्री को क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट से क्रेडिट। और मैंने सुना है टू और बाय का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, एक परंपरा है कि डेबिट साइड पर एंट्री करते समय टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर बाय। और सबसे जरूरी फोलियो नंबर LF और JF। हाँ, जर्नल में लेजर का पेज नंबर और लेजर में जर्नल का पेज नंबर। अच्छा, तो ये मैनुअल कॉपी पेस्ट जैसा है, लेकिन इसमें गलती होने का चांस तो बहुत ज्यादा होगा। क्या इसीलिए ये JF और LF नंबर इतने जरूरी हैं? एग्जैक्टली। ये एक ऑडिट ट्रेल बनाता है। इससे कोई भी एंट्री छूटने या 2 बार पोस्ट होने का खतरा कम हो जाता है और गलतियों को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब इसे एक वास्तविक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे सोर्स में है। 1 जनवरी को अशोका से 5,000 रुपए का माल उधार खरीदा। ठीक है, अब गोल्डन रूल्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ 2 खाते हैं, परचेजेस और अशोका। परचेजेस बिजनेस का खर्चा है, तो वो हुआ नॉमिनल अकाउंट। नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेजेस AC डेबिट होगा। सही है। और अशोका माल देने वाला है, गिवर, वो एक पर्सनल अकाउंट है। नियम है क्रेडिट द गिवर, तो अशोका AC क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 और टू अशोका अकाउंट 5,000। बिल्कुल सही। हाँ। अब इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी? ये 2 जगह जाएगी। पहला, हम लेजर में परचेजेस अकाउंट खोलेंगे और उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू अशोका AC 5,000। ठीक है। दूसरा, हम अशोकाज अकाउंट खोलेंगे और उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। हो गया। बहुत बढ़िया। एक और उदाहरण लेते हैं। 6 जनवरी को माधव को 4,000 रुपए का माल उधार बेचा। यहाँ 2 खाते हैं, माधव और सेल्स। माधव माल पाने वाला है, रिसीवर, तो नियम के हिसाब से माधव अकाउंट DR 4,000 होगा। और सेल्स यानी बिक्री, बिजनेस की आय है, तो वो क्रेडिट होगी। बिल्कुल, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो टू सेल्स अकाउंट 4,000। और इसकी पोस्टिंग भी वैसे ही माधव अकाउंट के डेबिट में और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में होगी। सिंपल। लेकिन एक सवाल है। मान लीजिए 18 जनवरी को अशोका को 4,000 रुपए का भुगतान किया गया। इसकी एंट्री बिल्कुल सही है, अशोका अकाउंट DR 4,000 और टू कैश अकाउंट 4,000। पर क्या होगा अगर मैंने जल्दी में 4,000 की जगह सिर्फ 400 रुपए की एंट्री कर दी? डेबिट और क्रेडिट तो अभी भी 400 से मैच हो जाएगा। तो क्या ये सिस्टम ऐसी गलतियों को पकड़ सकता है? ये एक शानदार सवाल है और ये डबल एंट्री सिस्टम की एक महत्वपूर्ण सीमा को दिखाता है। अच्छा। ये सिस्टम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी गणितीय सटीकता की जांच करता है। ये देखेगा कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं या नहीं, लेकिन ये क्लरिकल एरर्स जैसे गलत राशि डालना नहीं पकड़ सकता। ओह। आपकी बताई गलती में सिस्टम बैलेंस रहेगा और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। उसके लिए दूसरे चेक्स जैसे बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये कोई जादुई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने महीने भर की सारी एंट्रीज को लेजर में सही पोस्ट कर दिया। अब महीने के आखिर में हमें ये कैसे पता चलेगा कि अशोका को और पैसे देने हैं या नहीं? इसके लिए हम महीने के अंत में हर खाते को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं? हाँ, हम हर खाते के दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। और फिर? मान लीजिए अशोका के खाते में डेबिट साइड का टोटल 4,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 है, तो क्रेडिट साइड 1,000 से ज्यादा है। हाँ। इसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। दोनों साइड को बराबर करने के लिए हम डेबिट साइड पर महीने की आखिरी तारीख को लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,000 रुपए। CD मतलब? कैरेट डाउन या आगे ले जाया गया। बिल्कुल। अब दोनों साइड का टोटल 5,000 हो जाएगा और खाता बराबर हो गया। और यही बैलेंस जो CD के रूप में लिखा गया है, अगले महीने की शुरुआत में उल्टी तरफ यानी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन के रूप में लिखा जाएगा। एकदम सही। और ये बैलेंस ही कहानी बताता है। अशोका के खाते का 1,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस साफ साफ बता रहा है कि वो हमारा लेनदार है,
और हमें उसे 1000 रुपए और देने हैं। और माधव के खाते का डेबिट बैलेंस बताएगा कि हमें उससे पैसे लेने हैं। एग्जैक्टली। ये बैलेंस ही बिजनेस की असल तस्वीर दिखाते हैं। तो इसका कुल मतलब ये है कि जर्नल एक बिजनेस की डेट वाइज कहानी है, एक रॉ डेटा का ईमानदार रिकॉर्ड, और लेजर उस कहानी के हर किरदार यानी हर खाते का एक ऑर्गेनाइज समरी है जो एनालिसिस के लिए जानकारी देता है। और इन सब के पीछे का व्याकरण है डबल एंट्री सिस्टम, जो ये सुनिश्चित करता है कि कहानी हमेशा संतुलित रहे, हर डेबिट के लिए एक बराबर का क्रेडिट। सच्चाई को दर्शाता है। प्राप्त किए गए हर मूल्य के लिए एक समान मूल्य दिया जाता है। यह हर आने वाली चीज के लिए कोई चीज जाती भी है। इस पर सोचते हुए हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कौन से गैर वित्तीय लेन देन हो सकते हैं जिन्हें इस दो तरफा नजरिए से देखा जा सकता है? शायद समय और ज्ञान का लेन देन, या प्रयास और परिणाम का। क्या हम जो पा रहे हैं उसके लिए सही कीमत चुका रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। हम सब ने डेबिट और क्रेडिट शब्द सुने हैं, बैंक स्टेटमेंट पर देखे हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है और ये तय कैसे होता है कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। खातों को मतलब अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की जरूरत ही क्यों है? पैसा आया, पैसा गया, बस एक सीधी सी लिस्ट क्यों नहीं बना सकते? वाह, ये सवाल ये सीधा मुद्दे की जड़ पर है। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक लिस्ट बनाती हैं तो महीने के आखिर में आपको शायद ये तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा आया और कितना गया। हाँ, नेट प्रॉफिट या लॉस? शायद वो भी नहीं। आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैसा किसको देना बाकी है, किससे लेना बाकी है। आपके पास अपनी खुद की संपत्ति यानी एसेट्स क्या-क्या हैं, और सबसे जरूरी, आपका पैसा आखिर खर्च क्यों हुआ? क्या आपने सैलरी दी या नया कंप्यूटर खरीदा? सही बात है। बिना वर्गीकरण के हमारे पास सिर्फ आंकड़े होंगे, जानकारी नहीं। बिल्कुल, आंकड़े और जानकारी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये वर्गीकरण, ये क्लासिफिकेशन दिखता कैसा है? हमारे स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत दो बड़े हिस्सों से होती है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट्स। हाँ, और यहीं से इस सिस्टम की खूबसूरती दिखनी शुरू होती है। सबसे पहले ये सिस्टम लोगों और चीज़ों को अलग करता है। पर्सनल अकाउंट्स उन सभी लेन देन का हिसाब रखते हैं जो लोगों, कंपनियों या संस्थाओं से जुड़े हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट्स बाकी सब कुछ संभालते हैं। और फिर चीज़ों को और साफ करने के लिए इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक है रियल अकाउंट्स, जो आपकी संपत्ति से जुड़े हैं, जैसे फर्नीचर, कैश। हाँ, और दूसरे हैं नॉमिनल अकाउंट्स, जो आपके खर्चों और आमदनी से। ठीक है, तो कुल मिला के 3 स्तंभ है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चलिए पहले स्तंभ को पकड़ते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। जाहिर है इसमें मोहन या राजेश जैसे लोगों के खाते तो आएंगे ही, लेकिन हमारे स्रोत में इसे भी 3 तरह का बताया गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स तो वही हैं जो आपने कहे, इंसान जैसे मोहन, राजेश या कोई सप्लायर। ठीक है। ठीक है, लेकिन बिजनेस तो सिर्फ इंसानों से डील नहीं करता, वो बैंकों से, लिमिटेड कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनियों से भी तो डील करता है। कानून की नजर में ये कंपनियां भी एक व्यक्ति की तरह ही हैं। एक व्यक्ति कैसे? वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उन पर केस हो सकता है। अच्छा, तो क्योंकि वे एक व्यक्ति की तरह काम करती हैं, अकाउंटिंग सिस्टम भी उन्हें एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम व्यक्ति मान लेता है, जैसे किसी बैंक का खाता। एकदम सही। इसीलिए बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प प्रकार पर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। एक मिनट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, ये थोड़ा अजीब लगता है। ये तो एक धारणा है, कॉन्सेप्ट है, किसी व्यक्ति या कंपनी की तरह नहीं। इसे पर्सनल क्यों माना जाता है? जैसे टेक्स्ट बुक में उदाहरण है रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट का। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिस्टम की गहराई दिखाता है। मान लीजिए आपने 15 अलग अलग दुकानदारों को किराया नहीं दिया है। ठीक है। अब आप उन 15 लोगों के अलग अलग खाते मेंटेन कर सकती है, जो कि बहुत झंझट का काम है। या आप एक खाता बना सकते हैं जिसका नाम हो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और उसमें कुल बकाया राशि डाल दें। अच्छा। तो ये एक खाता असल में उन सभी 15 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिन्हें आपको पैसा देना है। तो क्योंकि ये असल में व्यक्तियों के एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वाओ। बिल्कुल। तो ये सिस्टम की एफिशिएंसी है। ये एक अमूर्त विचार जैसे बकाया किराया को उन वास्तविक लोगों से जोड़ता है जिनसे वह जुड़ा है। तो
सैलरी आउटस्टैंडिंग भी इसी लॉजिक से उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें सैलरी देनी है। एकदम सही। और प्रीपेड रेंट उस मकान मालिक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आपने एडवांस में पैसा दे दिया है। तो पर्सनल अकाउंट्स लोगों, संस्थाओं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को कवर करते हैं। ठीक है, ये एकदम साफ है। तो ये लोगों और संस्थाओं को कवर करता है, लेकिन कारोबार में तो सामान और संपत्ति भी होती है, जैसे कि मेज, कुर्सी या कंप्यूटर या फिर दराज में रखा कैश। उनको इस सिस्टम में कहाँ फिट किया जाता है? उसके लिए हमारा दूसरा स्तंभ रियल अकाउंट्स। इसका सीधा सा नियम है, व्यापार की हर वो चीज जिसका कोई मौद्रिक मूल्य हो और जो उसकी संपत्ति हो, वो रियल अकाउंट है। और इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। हाँ, मूर्त और अमूर्त। टेंजिबल तो आसान है, जिन्हें छू सकते हैं, फर्नीचर, मशीन, कैश। हाँ, ये तो सिंपल है। हाँ, लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है, जैसे हमारे स्रोत ने भी हाईलाइट किया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक अकाउंट एक रियल अकाउंट होना चाहिए क्योंकि उसमें भी तो पैसा ही है, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जबकि कैश अकाउंट यानी आपके गले में रखा हुआ कैश, वो एक टैंजिबल रियल अकाउंट है क्योंकि वो एक भौतिक संपत्ति है जिसे आप छू सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। एक आपके और एक संस्था के बीच के रिश्ते को दिखाता है, जबकि दूसरा आपकी अपनी भौतिक संपत्ति को। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स जैसे कि गुडविल, ये तो मतलब हवा में लगता है पर होता नहीं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अकाउंटिंग सीखी थी तो मैं हमेशा गुडविल को लेकर उलझन में रहता था। ये हवाई लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सिर्फ उसके नाम, उसकी साख के लिए करोड़ों रुपए अतिरिक्त देती है, तब मुझे इसकी असली कीमत समझ में आई। सही बात है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो दिखती नहीं है पर शायद किसी फैक्ट्री से भी ज्यादा कीमती हो सकती हैं। समझ गई। अब हमारे पास तीसरा और आखिरी स्तंभ बचा है, नॉमिनल अकाउंट्स। ये क्या कहानी बताते हैं? अगर रियल अकाउंट्स बताते हैं कि क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट्स बताते हैं कि क्यों है। क्या और क्यों? अच्छा। ये असल में कोई खाते नहीं होते हैं, ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं ताकि लेन देन की प्रकृति को समझाया जा सके। ये हमें बताते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ या कहाँ से आया। हर तरह का खर्चा, नुकसान, आमदनी और फायदा सब नॉमिनल अकाउंट्स हैं। जैसे सैलरी, किराया, कमीशन, ब्याज, ये सब इसी में आते हैं। तो जब कोई कंपनी सैलरी देती है तो कैश, जो कि एक रियल अकाउंट है, वो बाहर जाता है। लेकिन वो कैश क्यों बाहर गया, इसका जवाब सैलरी अकाउंट देता है, जो एक नॉमिनल अकाउंट है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से हम उस जादुई सिस्टम पर आते हैं जो इन तीनों स्तंभों को एक साथ बांधता है, डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। डेबिट और क्रेडिट, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है जिसके बारे में सब बात करते हैं? ये सिर्फ दो जगह एंट्री करना तो नहीं है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक विचार है जिसने व्यापार करने का तरीका बदल दिया। इसका जन्म 15वीं शताब्दी में वेनिस के व्यापारियों के बीच हुआ था। उन्हें समझना था कि उनके जो जहाज दुनिया भर में सामान लेकर जाते थे, उनसे उन्हें फायदा हो रहा है या नुकसान। डबल एंट्री सिस्टम ने उन्हें एक ऐसा तरीका दिया जिससे हर लेन देन के दोनों पहलुओं को दर्ज किया जा सके, एक मूल्य पाना और दूसरा मूल्य देना। हर लेन देन में कुछ आता है और कुछ जाता है। इन्हीं दो पहलुओं को हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है। हर डेबिट के लिए एक बराबर का क्रेडिट होना ही चाहिए। ये तराजू के दो पल्लों की तरह है जो हमेशा बराबर रहते हैं। एकदम सही। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग की दुनिया ने 3 सुनहरे नियम बनाए हैं हर तरह के खाते के लिए। एक, और ये नियम इतने तार्किक हैं कि एक बार समझ आ जाएं तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हर स्तंभ का अपना एक नियम। क्या है वो 3 सुनहरे नियम? पहला, पर्सनल अकाउंट्स के लिए पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। दूसरा, रियल अकाउंट्स के लिए जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करें और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। गॉट इट। और तीसरा, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करें। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। खर्चे डेबिट, आमदनी क्रेडिट। सुनने में तो सीधा लगता है। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों पर लगाकर देखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। पहला,
प्रणव ने नंदा को 5,000 रुपए का ऋण दिया। ठीक है, तो पहला कदम, इस लेन देन में कौन से 2 खाते शामिल हैं? प्रणव का खाता और नंदा का खाता, दोनों इंसान हैं, तो दोनों नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हुए। बहुत अच्छे। अब पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पैसा नंदा को मिल रहा है तो वो पाने वाली है, इसलिए नंदा का खाता डेबिट होगा। और प्रणव? प्रणव पैसा दे रहा है तो वह देने वाला है, इसलिए उसका खाता क्रेडिट होगा। अरे वाह, ये तो एकदम फिट बैठता है। देखा, ये एक लॉजिक है। चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जयवंत ने नकद में 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। इसमें 2 खाते हैं, फर्नीचर और नकदी यानी कैश। दोनों को छू सकते हैं, दोनों व्यापार की संपत्ति हैं, तो ये दोनों टेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। सही। और रियल अकाउंट का नियम? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, और कैश व्यापार से बाहर जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये भी बिल्कुल सीधा है। अब सबसे मजेदार केस देखते हैं, जहां अलग अलग तरह के खाते एक साथ आते हैं। एक व्यापारी ने अपने मैनेजर को सैलरी के रूप में 1,500 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, तो यहाँ 2 खाते हैं, सैलरी और कैश। अब कैश तो एक रियल अकाउंट है, ये हम जान गए, लेकिन सैलरी क्या है? ये खर्चा है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हुआ। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? हम दोनों पर उनके अपने अपने नियम लागू करेंगे। अलग अलग नियम एक ही ट्रांजैक्शन पर? हाँ। नॉमिनल अकाउंट का नियम याद है? सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें। सैलरी एक खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। परफेक्ट। और रियल अकाउंट का नियम कैश पर कैसे लगेगा? कैश व्यापार से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। वाह, तो अलग अलग नियम एक ही लेन देन में एक साथ काम करके उसे संतुलित कर देते हैं। और यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। हर लेन देन चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, उसे इन बुनियादी घटकों में तोड़ा जा सकता है। कौन से खाते प्रभावित हुए, वे किस प्रकार के हैं, और उन पर कौन सा सुनहरा नियम लागू होता है। अगर आप ये कर सकती हैं तो आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये अद्भुत है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि सब कुछ संतुलित और सटीक रहे। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि सभी खातों को 3 तार्किक श्रेणियों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और हर श्रेणी का अपना एक सुनहरा नियम है जो डेबिट और क्रेडिट तय करता है। यह सिस्टम इतना मजबूत है कि यह सुनिश्चित करता है कि हर लेन देन का हिसाब बराबर हो। कोई भी आंकड़ा हवा में नहीं रह सकता। हर डेबिट का एक समान क्रेडिट पार्टनर होता ही है। आपने शुरू में कहा था कि ये व्यापार की भाषा की व्याकरण है। अब मुझे ये बात पूरी तरह समझ आ रही है। इन नियमों के बिना हमारे पास सिर्फ शब्द होते, मतलब लेन देन होते, लेकिन कोई सुसंगत वाक्य या कहानी नहीं बनती। सही कहा। ये नियम ही है जो बिखरे हुए लेन देनों को एक मतलब भरी कहानी में पिरोते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कहते हैं। ये किसी भी व्यवसाय की आर्थिक सेहत का एक्सरे है। कैश बुक सिर्फ पैसों के आने जाने का हिसाब नहीं है, ये किसी भी बिजनेस के कैश फ्लो का एक तरह से ईसीजी है। ये बताता है कि बिजनेस कितना स्वस्थ है, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। तो चलिए इसे समझने के लिए कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक दोस्त है रिया। रिया ने अभी अभी अपनी एक छोटी सी बेकरी शुरू की है। उसके पास एक काउंटर है, एक अवन है और ढेर सारा जुनून। पहले दिन ग्राहक आते हैं, कैश में केक खरीदते हैं, और वो भी सप्लायर को आटे और चीनी के लिए कैश में ही पेमेंट करती है। सब कुछ नकद। यहीं से हमारी कैश बुक की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। रिया का पहला दिन ही हमें कैश बुक के सबसे बुनियादी रूप से मिलवाता है। तो सबसे पहले ये कैश बुक है क्या? सोर्स के हिसाब से ये बस नकद की रसीदों और भुगतानों का एक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं है, ये अकाउंटिंग की दुनिया का एक बहुत ही स्मार्ट आविष्कार है। ये एक ही समय में 2 काम करती है, एक जर्नल का और एक लेजर का। ओके, ये दोनों शब्द थोड़े भारी हैं, जर्नल और लेजर। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, पहले के जमाने में अकाउंटेंट क्या करते थे? कोई भी लेन देन होता तो पहले उसे एक रफ बुक यानी जर्नल में तारीख के हिसाब से लिखते थे। फिर उस एंट्री को वहां से उठाकर एक पक्की किताब यानी लेजर में संबंधित खाते में पोस्ट करते थे। जैसे कैश का सारा हिसाब कैश अकाउंट में, रमेश का सारा हिसाब रमेश अकाउंट में। मतलब इसमें 2 बार काम करना पड़ता था।
और 2 बार काम करने में गलती की गुंजाइश भी मतलब दोगुनी हो जाती होगी। यहाँ से वहाँ कॉपी करते समय एक जीरो भी इधर-उधर हो गया तो सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही। यहीं पर कैश बुक की खासियत सामने आती है। कैश बुक कहती है, कैश के लेन देन के लिए ये डबल काम करने की जरूरत नहीं है। जब भी कैश आए या जाए, उसे सीधे मुझ में लिखो। मैं ही जर्नल हूं और मैं ही तुम्हारा कैश का लेजर अकाउंट भी हूं। वाओ! तो ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये गलतियों को कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर रिया जैसे छोटे बिजनेस के लिए, जहाँ एक ही इंसान सब कुछ मैनेज कर रहा हो। ये तो एक बहुत बड़ा वरदान है। एकदम। तो सोर्स इसकी कुछ विशेषताएं बताता है। इसमें सिर्फ नकद लेन देन होते हैं, उधारी नहीं। ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। और अकाउंटिंग का एक सुनहरा नियम, जब भी कैश आता है उसे डेबिट साइड यानी बाईं तरफ लिखा जाता है, और जब भी कैश जाता है उसे क्रेडिट साइड यानी दाईं तरफ लिखा जाता है। चलिए, रिया की बेकरी पर वापस चलते हैं। पहले हफ्ते उसका काम बहुत अच्छा चला, सब कुछ कैश पर। तो वो एक सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक इस्तेमाल कर रही है। मैंने इसका फॉर्मेट देखा है, ये टी शेप जैसा दिखता है, जिसके दोनों तरफ 5-5 कॉलम हैं। हाँ, बायां पक्ष डेबिट या डीआर और दायां पक्ष क्रेडिट या सीआर। और उन कॉलम्स का अपना अपना मतलब है। डेट तो साफ है, लेन देन की तारीख। पर्टिकुलर्स में आप लिखते हैं कि पैसा कहाँ से आया या कहाँ गया। जैसे केक बेचने से 500 रुपये आए। सोर्स में एक बहुत टेक्निकल बात लिखी है कि डिस्काउंट कॉलम मेमोरेंडम कॉलम होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई खास तरह का कॉलम है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बारीकियां हैं। मेमोरेंडम का मतलब है याददाश्त के लिए। इसका मतलब ये है कि इन कॉलम्स को कैश कॉलम की तरह बैलेंस नहीं किया जाता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि महीने के अंत में डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव्ड को घटाकर बैलेंस निकालें। नहीं, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए है। तो फिर इनका होता क्या है? महीने के अंत में डेबिट साइड के डिस्काउंट कॉलम का पूरा टोटल, यानी जितनी भी छूट आपने ग्राहकों को दी है, उसे एक मुश्त लेजर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और क्रेडिट साइड के डिस्काउंट कॉलम का पूरा टोटल, यानी जितनी छूट आपको सप्लायर से मिली है, उसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये एक तरह से मतलब सूचनाओं को एक जगह जमा करके फिर सही जगह भेजने का काम करता है। चलिए, सोर्स में दिए गए उदाहरण को देखते हैं ताकि ये और साफ हो जाए। 2 दिसंबर को शरद को 3000 रुपए का माल बेचा गया और 5% कैश डिस्काउंट पर आधी रकम कैश में मिली। ये कैलकुलेशन ऑडियो में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो इसे तोड़कर समझते हैं। जरूर। तो कुल बिक्री हुई 3000 रुपए की, लेकिन पेमेंट सिर्फ आधे का हुआ, यानी 1500 रुपए का। तो डिस्काउंट भी इसी 1500 रुपए पर मिलेगा। सही। तो 1500 का 5% हुआ 75 रुपए। इसका मतलब शरद ने हमें 1500 में से 75 रुपए कम दिए, तो हमारे हाथ में कैश आया 1425 रुपए। एकदम सही। अब देखिए कैश बुक इसे कितनी खूबसूरती से रिकॉर्ड करती है। डेबिट साइड पर कैश कॉलम में आएगा 1425 रुपए, जितना पैसा असल में आया, और डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएगा 75 रुपए, जितनी छूट हमने दी। एक ही नजर में पूरी कहानी साफ हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और महीने के अंत में कैश कॉलम को बैलेंस किया जाता है। डेबिट साइड के कैश टोटल में से क्रेडिट साइड का कैश टोटल घटाया जाता है और जो बचता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। मतलब महीने के अंत में हमारे हाथ में इतना कैश है। यही बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। बिल्कुल। अब रिया का बिजनेस और बढ़ रहा है। वो अब सिर्फ कैश में डील नहीं कर सकती। उसे बड़े सप्लायर्स को चेक से पेमेंट करना है और कुछ ग्राहक उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसने बेकरी के नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया है। तो अब एक और कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब उसे अपने गल्ले में रखे कैश का भी हिसाब रखना है और अपने बैंक अकाउंट में पड़े पैसों का भी। क्या उसे 2 अलग-अलग बुक बनानी पड़ेंगी, एक कैश के लिए और एक बैंक के लिए? ये तो बहुत झंझट का काम लग रहा है। अगर वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन अकाउंटेंट्स ने इसके लिए एक और भी शानदार समाधान निकाला। हमारी कहानी का तीसरा और सबसे शक्तिशाली अध्याय, 3 कॉलम कैश बुक। इसमें दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड 3-3 कॉलम होते हैं, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो ये एक ही पन्ने पर रिया की पूरी लिक्विडिटी की तस्वीर दिखा देगा। उसके हाथ में कितना कैश है, उसके बैंक में कितना पैसा है और उसने कितने डिस्काउंट्स दिए या लिए हैं। ये तो किसी भी बिजनेस ओनर के लिए एक डैशबोर्ड की तरह है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, डैशबोर्ड।
यही इसका काम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बदल जाता है। कैश कॉलम के लिए तो वही नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन बैंक कॉलम के लिए नियम अलग है। क्यों? पैसा तो पैसा है, चाहे वो कैश में हो या बैंक में, नियम अलग क्यों? ये अकाउंटिंग के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित है। सोचिए, आपके हाथ में जो कैश है वो एक भौतिक चीज है, एक वस्तु है। अकाउंटिंग में से रियल अकाउंट कहते हैं, इसलिए इस पे चीजों वाला नियम लगता है। जो आया उसे डेबिट करो, जो गया उसे क्रेडिट करो। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन आपका बैंक अकाउंट, क्या वो भौतिक चीज है? नहीं, वो बैंक के साथ आपका एक रिश्ता है। बैंक, जो कि एक संस्था है, उसे अकाउंटिंग में एक व्यक्ति या पर्सनल अकाउंट माना जाता है। और पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। अच्छा, तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक पैसा पा रहा है, वो रिसीवर है, इसलिए हम बैंक कॉलम को डेबिट करते हैं। और जब हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक हमारी तरफ से पैसा दे रहा है, वो गिवर है, इसलिए हम बैंक कॉलम को क्रेडिट करते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ये सिर्फ नियम रटने के बारे में नहीं है, ये उस चीज की प्रकृति को समझने के बारे में है जिसका हम हिसाब रख रहे हैं, एक वस्तु बनाम एक रिश्ता। बिल्कुल। और इसी 3 कॉलम कैश बुक में एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट आता है जिसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है, कॉन्ट्रा। लगता है जैसे कोई जासूसी फिल्म का कोड नेम हो। ये है क्या चीज? हाँ, ये 3 कॉलम कैश बुक का एक जादुई करतब है। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसा लेनदेन है जो कैश और बैंक दोनों को एक साथ प्रभावित करता है, लेकिन उल्टी दिशा में। सोर्सेस के 2 क्लासिक उदाहरण देता है। पहला, आपने ऑफिस के खर्चे के लिए बैंक से कैश निकाला। दूसरा, आपने दुकान की दिन भर की कमाई बैंक में जमा कराई। रुकिए, इसे समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए रिया ने अपनी बेकरी के लिए बैंक से 5,000 रुपए निकाले, तो उसकी जेब में यानी कैश बॉक्स में 5,000 रुपए आ गए। तो कैश कॉलम में 5,000 रुपए डेबिट होने चाहिए। सही। लेकिन साथ ही उसके बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए कम हो गए और बैंक गिवर है, तो बैंक कॉलम में 5,000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए। अरे, तो ये तो एक ही लेन देन है जो कैश बुक के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में एक साथ आ रहा है। पकड़ लिया आपने, यही कॉन्ट्रा एंट्री है। एक ही लेन देन जो किताब के दोनों पन्नों पर दर्ज हो रहा है। कैश कॉलम डेबिट हो रहा है और बैंक कॉलम क्रेडिट, या इसका उल्टा। और इसकी पहचान के लिए एलएफ कॉलम में एक सी लिख दिया जाता है, जिसका मतलब है कॉन्ट्रा। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस एंट्री का डबल एंट्री इफेक्ट कैश बुक के अंदर ही खत्म हो गया। एक डेबिट और एक क्रेडिट दोनों मिल गए। अब इस लेन देन को लेजर में कहीं और पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैश बुक खुद से ही बात करके अपना हिसाब बराबर कर लेती है। ये अकाउंटिंग को और भी ज्यादा कारगर और सुव्यवस्थित बना देता है। वाह! तो अगर हम रिया की यात्रा को देखें तो ये कैश बुक की कहानी असल में एक बिजनेस के बड़े होने की कहानी है। एक सिंपल सिंगल कॉलम बुक से शुरुआत जो सिर्फ नकद का हिसाब रखती थी। फिर बिजनेस में लेन देन के तरीके बढ़े तो डिस्काउंट कॉलम जुड़ा, और जब बिजनेस और बढ़ा और बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी तो बैंक कॉलम भी जुड़ गया। ये एक ऐसा टूल है जो बिजनेस की ज़रूरतों के साथ साथ विकसित होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कैश बुक सिर्फ हिसाब किताब का एक तरीका नहीं है, ये वित्तीय नियंत्रण और निर्णय लेने का एक जरिया है। रिया अपनी कैश बुक को देखकर 1 मिनट में बता सकती है कि मेरे पास सप्लायर को देने के लिए कैश है या नहीं, क्या मुझे बैंक से और पैसे निकालने की जरूरत है, इस महीने मैंने ग्राहकों को कितनी छूट दे दी। ये उसे उसकी लिक्विडिटी की एक स्पष्ट और रियल टाइम तस्वीर देती है। वो लाइब्रेरी वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी थी। अगर किसी कंपनी का पूरा फाइनेंस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो जर्नल उस लाइब्रेरी की मेन कैटलॉग है, मतलब जहां हर आने जाने वाली किताब का रिकॉर्ड सबसे पहले दर्ज होता है। और पेटी कैश बुक उस लाइब्रेरी के काउंटर पर रखी एक छोटी सी डायरी है जिसमें लाइब्रेरियन अपने रोज के छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखता है, जैसे पेन, पेपर क्लिप्स या अखबार। दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का पैमाना और मकसद बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसी छोटी डायरी यानी पेटी कैश बुक से शुरू करते हैं। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या हर खर्चा एक ही जगह नहीं लिखा जा सकता? मुझे याद है, मेरा एक दोस्त एक छोटा सा कैफे चलाता था। शुरू में वो हर छोटे मोटे खर्चे, चीनी, दूध, नैपकिन, सब एक पर्ची पर लिखकर गल्ले में डाल देता था। अच्छा। महीने के आखिर में उसे हिसाब ही नहीं मिलता था कि हजारों रुपए गए कहाँ।
वहीं से पेटी कैश बुक की अहमियत समझ आती है। अगर आप हर 10 रुपए की चाय और 50 रुपए के ऑटो के किराए को मेन कैश बुक में लिखने लगेंगे तो वो इतनी भर जाएगी कि बड़े लेन देन ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या इससे चीजें ज्यादा जटिल नहीं हो जाती? अब एक की जगह दो दो किताबें संभालनी पड़ेंगी, एक मेन कैश बुक और एक ये पेटी कैश बुक। अगर कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसके लिए ये सिरदर्दी नहीं बढ़ जाएगी? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या है ना, असल में ये काम को आसान बनाता है। इसे संभालने वाले को पेटी कैशियर कहते हैं और पेटी का मतलब ही छोटा होता है। ये काम बांटने जैसा है। मेन कैशियर बड़े पेमेंट्स, चेक्स और बैंक ट्रांजैक्शंस पर ध्यान देता है और पेटी कैशियर इन छोटे मोटे रोज के खर्चों को संभालता है। अब हमारे सोर्स बताते हैं कि इसे करने के 2 तरीके हैं। एक है सिंपल पेटी कैश बुक, जो नाम से ही लग रहा है कि काफी सीधी सादी होगी। हाँ बिल्कुल, एक सामान्य खाते की तरह। एक तरफ पैसा आया, दूसरी तरफ गया। लेकिन असली जादू आप कह सकती हैं कॉलमनर पेटी कैश बुक में है। इसमें खर्चों वाली साइड पर अलग अलग चीजों के लिए कॉलम बने होते हैं। जैसे डाक खर्च के लिए अलग, जिसे पोस्टेज कहते हैं, आने जाने के किराए के लिए कन्वेयंस, स्टेशनरी, चाय पानी वगैरह। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट एक नज़र में देख सकता है कि सबसे ज्यादा छोटे खर्चे किस चीज पर हो रहे हैं। शायद ऑफिस की चाय पर या फिर कर्मचारियों के आने जाने पर। बिल्कुल। इससे तो बजट बनाने में भी बहुत मदद मिलती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। हमारे सोर्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक पेटी कैशियर ने 3 खर्चे किए। 10 रुपए के डाक टिकट खरीदे, क्लर्क को आने जाने के लिए 25 रुपए दिए और 30 रुपए की कुछ फाइलें खरीदी। ठीक है। कॉलमनर बुक में ये तीनों खर्चे तुरंत पोस्टेज, कन्वेंस और स्टेशनरी वाले कॉलम में चले जाएंगे। महीने के आखिर में बस हर कॉलम का टोटल करना है और आपको पता चल जाएगा कि पूरे महीने में स्टेशनरी पर कितना खर्च हुआ। लेजर में हर छोटे खर्चे की अलग अलग एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। इस इम्प्रेस सिस्टम के बारे में मैंने सुना है, सोर्स में भी इसका जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा कंट्रोलिंग लगता है। मतलब कि आप किसी को बस 200 रुपए देकर कह रहे हैं कि इसी में पूरा हफ्ता चलाओ। क्या ये वाकई में काम करता है? ये कंट्रोलिंग कम और व्यवस्थित ज्यादा है। और हाँ, ये बहुत कारगर तरीके से काम करता है। इम्प्रेस का मतलब ही है एडवांस में दी गई एक तय रकम। अच्छा। चीफ कैशियर महीने की शुरुआत में पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 2000 रुपए दे देता है। अब पेटी कैशियर को पूरे महीने के छोटे मोटे खर्चे इसी 2000 में से करने हैं। और जब पैसे खत्म होने वाले हों तब वो सारे खर्चों का हिसाब और बिल यानी वाउचर्स चीफ कैशियर को देता है। मान लीजिए उसने 1980 रुपए खर्च कर दिए। चीफ कैशियर हिसाब चेक करके उसे ठीक 1980 रुपए वापस दे देगा। तो इसका मतलब अगले महीने की शुरुआत में उसके हाथ में फिर से पूरे 2000 रुपए हो जाएंगे। साइकिल चलती रहती है। ये सिर्फ पैसों का कंट्रोल नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कंट्रोल भी है। जब पेटी कैशियर को पता होता है कि उसके पास एक तय सीमा ही है, तो वो अपने आप ज्यादा सोच समझकर खर्च करता है। ये छोटे लेवल पर फाइनेंशियल अनुशासन की ट्रेनिंग देने जैसा है। ये तो है। इससे चीफ कैशियर का समय भी बचता है और हिसाब में गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम हो जाती है, क्योंकि बिलों की नियमित जांच होती रहती है। तो ये तो हो गई रोज के छोटे मोटे किस्सों की कहानी। लेकिन अब उस मेन कैटलॉग पर आते हैं जहां बड़े फैसले दर्ज होते हैं, यानी जर्नल। और मजे की बात यह है कि इस छोटी सी डायरी मतलब पेटी कैश बुक का सारांश भी महीने के आखिर में उस मेन कैटलॉग यानी जर्नल के जरिए ही लेजर में पोस्ट होता है। असल में बिजनेस में कोई भी लेन देन हो, उसकी कहानी सबसे पहले जर्नल में ही लिखी जाती है। ये अकाउंटिंग की दुनिया का एंट्री गेट है। हाँ, कह सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन तारीख के हिसाब से यानी क्रोनोलॉजिकली यहीं रिकॉर्ड होता है। सोर्स में इसके 5 कॉलम बताए गए हैं: डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसमें ये LF क्या होता है? LF का मतलब है लेजर फोलियो। ये बस एक रेफरेंस नंबर है जो बताता है कि जर्नल एंट्री बाद में अकाउंटिंग की मेन किताब यानी लेजर में किस पेज नंबर पर पोस्ट की गई है। एक तरह से ये जर्नल और लेजर के बीच का पता है, ताकि आप आसानी से एंट्री को ट्रैक कर सकें। और सबसे जरूरी हिस्सा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम लगता है, जहां असल कहानी लिखी जाती है। इसका एक खास फॉर्मेट होता है ना? हाँ, एक तय तरीका है। मुझे 22 फरवरी वाली एंट्री सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और दिलचस्प लगी। अंबर नाम का एक देनदार, मतलब डेटर, दिवालिया हो गया और उससे 1 रुपए में सिर्फ 50 पैसे ही मिले।
यानी आधा पैसा डूब गया। इसे रिकॉर्ड करना ही असली चुनौती होगी। हाँ, क्योंकि ये एंट्री सिर्फ एक नुकसान का हिसाब नहीं है, ये बिजनेस को आईना दिखाती है। अंबर से 1200 रुपए लेने थे, उसका 50% यानी 600 रुपए कैश में मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ। और बाकी के 600? ये बाकी 600 डूब गए, वो बिजनेस का सीधा सीधा नुकसान है। उसे बैड डेब्ट्स यानी डूबे हुए कर्जे के नाम से डेबिट किया गया। और अंबर का खाता तो अब बंद करना पड़ेगा। सही, इसलिए अंबर के अकाउंट को पूरे 1200 रुपए से क्रेडिट कर दिया गया ताकि उसका बैलेंस शून्य हो जाए। ये एंट्री बहुत कुछ कहती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर सीधा असर डालेगी, आपका मुनाफा कम कर देगी। इससे तो मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। ये सवाल उठता है कि क्या हमने अंबर को उधार देने से पहले उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की थी? क्या हमारी उधार देने की पॉलिसी बहुत ढीली है? बिल्कुल, ये 600 रुपए का नुकसान भविष्य में लाखों के नुकसान से बचा सकता है, अगर बिजनेस इससे सही सबक ले। जर्नल सिर्फ हिसाब नहीं रखता, वो बिजनेस को उसकी गलतियों से सीखने का मौका भी देता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ओपनिंग एंट्री। इसका क्या मतलब है? जब कोई नया फाइनेंशियल साल 1 अप्रैल को शुरू होता है तो बिजनेस शून्य से शुरू नहीं होता। उसके पास पिछले साल यानी 31 मार्च की रात के बचे हुए एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। जैसे दुकान में बचा हुआ माल, गल्ले में कैश, बैंक बैलेंस। और साथ ही लोगों का उधार जो चुकाना है। हाँ, एकदम सही। तो इन सभी पिछले साल के बैलेंसेस को नए साल की किताबों में लाने के लिए जो पहली जर्नल एंट्री की जाती है, उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इसमें सारे एसेट्स को डेबिट किया जाता है और सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल कहानी को वहीं से रिज्यूम करने जैसा है जहां वो पिछले साल खत्म हुई थी। बिल्कुल, ये निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़कर देखें तो हमारे हाथ में क्या आता है? एक तरफ पेटी कैश बुक है, जो छोटे मोटे खर्चों को काबू में रखने और उन्हें कुशलता से संभालने का एक शानदार सिस्टम है। और दूसरी तरफ जर्नल है, जो हर फाइनेंशियल लेन देन की एक व्यवस्थित और तारीख के हिसाब से रखी गई नींव है। ये पक्का करता है कि कहानी का हर पन्ना सही ढंग से लिखा जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे सिस्टम में कितनी लॉजिक और व्यवस्था है। चाहे वो स्टेशनरी का 20 रुपए का खर्चा हो या 20,000 की माल की खरीद, हर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक तय जगह और एक तय तरीका है। ये सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं है, बल्कि बिजनेस की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। यही अनुशासन किसी भी बिजनेस को अपने फाइनेंशियल सेहत की एक साफ तस्वीर देखने में मदद करता है, जिससे वो बेहतर फैसले ले सके। ये सोर्स हमें सिखाते हैं कि जो हो चुका है उसे कैसे रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन ये किसी भी बिजनेस ओनर के लिए एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। इस सावधानी से रिकॉर्ड किए गए डेटा का इस्तेमाल भविष्य का अनुमान लगाने के लिए कैसे किया जा सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। ये डेटा सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये भविष्य का नक्शा भी बन सकता है। अगर आपकी पेटी कैश बुक में आने जाने के किराए का कॉलम हर महीने 20% बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ एक खर्चा नहीं है। ये शायद इस बात का संकेत है कि आपकी सेल्स टीम ज्यादा फील्ड वर्क कर रही है, जिसका मतलब हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में सेल्स बढ़ने वाली है। इस जानकारी के आधार पर आपको शायद और सेल्स स्टाफ रखने या ट्रांसपोर्ट बजट बढ़ाने जैसे फैसले लेने चाहिए। असली खेल डेटा को रिकॉर्ड करने में नहीं, उसे पढ़ने और समझने में है।